छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय के बारे में। पहले अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अंग्रेजी में इसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या पदावली का इस्तेमाल होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें अभिकारक परस्पर आपस में संयोग करते हैं और उत्पाद के रूप में बदल जाते हैं। अभिकारकों को तीर से पहले लिखा जाता है और उत्पाद को तीर के बाद लिखा जाता है। दो अभिकारकों का परस्पर मिलना और मिल करके अपने अपने गुणों का विलुप्त होना और उत्पाद के रूप में नए गुण वाले प्रोडक्ट को बनाने की जो एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसी को हम एक रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और मिल करके उत्पाद बनाते हैं तो इसी घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित किया गया है। तीर यहाँ पे है और तीर के ठीक पहले दो अभिकारक हैं जिसमें एक Mg है और दूसरा O2 है। अर्थात Mg और O2 क्या है? अभिकारक हैं और इन दोनों अभिकारकों की परस्पर अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के बाद नए गुण वाला उत्पाद बन रहा है जिसका नाम है MgO। एक बात याद रखने योग्य होती है कि जब कभी भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो तीर के पहले और तीर के बाद दोनों तरफ अणु और परमाणु की जो संख्या होती है वो आपस में संतुलित होती है। वो एक सुव्यवस्थित और संतुलित समीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम ये जानेंगे कि घटित होने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस संदर्भ में कुछ यहाँ पर इसकी पहचान के मूल लक्षणों का प्रदर्शन किया गया है। इसमें पहली पहचान है उसका नाम है अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि इस नेचर में पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं और इसी में परिवर्तन होता रहता है। इस नेचर में जल एक ऐसा व्यापक मटेरियल है जो सामान्य रूप से तीनों प्रावस्थाओं में आसानी के साथ देखा जा सकता है। पहली चीज, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो अभिकारकों का जो स्वरूप है, चाहे वो सॉलिड का हो, चाहे वो लिक्विड का हो, चाहे वो गैस का हो, जब वो उत्पाद के रूप में कन्वर्ट होता है तो उसकी अवस्था में कोई न कोई परिवर्तन जरूर होता है। तो पहला आधारभूत लक्षण ये हुआ कि अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। दूसरा जो पहचान है इसका वो है कि रंग में परिवर्तन। अभिकारकों का रंग अभिक्रिया से पहले कुछ और हो सकता है, अभिक्रिया के बाद जब वो अपना अस्तित्व खो करके उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद के बनने के बाद उसका जो रंग होगा वो पहले से कुछ बदला हुआ होगा। तो दूसरा लक्षण जो होता है कि रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और तीसरा जो इसका आधारभूत लक्षण होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वो है गैस का निकलना। जब भी हम कोई सॉलिड गर्म करते हैं सामान्य रूप से वो एक स्पेशल टेम्परेचर प्राप्त करने के बाद वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। इस दौरान गैस का उत्पादन भी होता है। तो गैस का निकलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया के लक्षणों में से एक लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण होता है ताप में परिवर्तन। ताप में जैसे जैसे हम परिवर्तन करते जाते हैं अवस्था में भी परिवर्तन होता जाता है। जैसे एक स्पेशल सॉलिड का एक स्पेशल मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक स्पेशल लिक्विड का एक स्पेशल जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक उसी तरह से ताप में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। एट लास्ट, अवक्षेप का निर्माण। जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि अवक्षेप का मतलब होता है जब कोई चीज किसी पात्र में गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद जो उसके तलछट वाला जो एरिया होता है जिसमें मैट या अशुद्धि जिसे कहा जाता है वो अशुद्धि के रूप में नीचे कुछ तलछट जो होता है वो जम जाता है जो पेंदे वाले भाग में होता है जिसे हम अवक्षेप के निर्माण के संदर्भ में जानते हैं।
तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में 5 मूल्यवान बिंदु होते हैं। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकलना, चौथा ताप में परिवर्तन और एट लास्ट अवक्षेप का बनना या अवक्षेप का निर्माण होना। अब रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बाद अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, सामान्य परिस्थिति में जब कभी भी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक संतुलित समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया न कह करके नाम उसे देते हैं रासायनिक समीकरण। लिखने की परंपरा के अनुसार हमने पहले भी बताया है कि जो एरो लगाया जाता है उससे ठीक पहले जो कुछ भी आप लिखते हैं वो अभिकारक रिएक्टेंट के नाम से पुकारा जाता है, और एरो के ठीक बाद जो कुछ भी आप लिखते हैं उसे प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो एक रासायनिक समीकरण में टी से पहले अभिकारकों को और टी के बाद उत्पाद को प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य होता है कि अभिकारकों के अणु और परमाणुओं की संख्या उत्पाद के अणु और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। यह एक संतुलित समीकरण का स्वरूप होता है। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और उसका मूलभूत स्वरूप क्या होता है। आइए चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया जो कक्षा 10 के सिलेबस में दी गई है उसका कुछ स्वरूप यहाँ हमने प्रदर्शित किया है। आइए एक एक करके जाने। सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है उसे संयोजन अभिक्रिया अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो अभिकारक होते हैं या दो से ज्यादा भी अभिकारक हो सकते हैं, और दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं तो मिक्स होकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस तरह की होने वाली जो घटना होती है उसे संयोजन अभिक्रिया या अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ एक इक्वेशन लिखा गया है। ये है NH3, ये है HCl। ये दोनों अभिकारक के रूप में है और दोनों आपस में मिक्स होकर के एक उत्पाद अमोनियम क्लोराइड के रूप में बना दे रहे हैं। तो इस तरह से यह जो है एक रासायनिक समीकरण है जो संयोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी अभिक्रिया होती है अपघटन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एक कंपाउंड होगा जो अभिकारक के रूप में होगा, कुछ विशेष विधियों के माध्यम से उसे दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ा जाता है। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसे हम नाम देते हैं अपघटन अभिक्रिया। अब ये जो अपघटन कराने की विधियों के आधार पर अपघटन अभिक्रिया को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला नाम होता है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का मतलब जब अपघटन की क्रिया ऊष्मा दे करके कराई जाती है तो उस अपघटन को ऊष्मीय अपघटन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ रिएक्शन प्रदर्शित है ऊष्मीय अपघटन का CaCO3, इसका ऊष्मीय अपघटन होता है तो CaO और CO2 में ये टूट जाता है। अगला है हमारा रिएक्शन प्रकाश अपघटन। जब अपघटन की क्रिया प्रकाश की सहायता से होती है तो हम उसे प्रकाश अपघटन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन में यहाँ AgCl है और इसको जो है Ag और Cl2 में रोशन किया जा रहा है प्रकाश की सहायता से। और तीसरा होता है विद्युत अपघटन। जब अपघटन की अभिक्रिया विद्युत की सहायता से कराई जाती है तो उसे विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पानी है, ये टूट रहा है H2 और O2 में। इस तरह से ये विद्युत अपघटन की अभिक्रिया इस रूप में होती है। आगे हम लोग ये जानेंगे कि संयोजन और अपघटन अभिक्रिया के बाद जो तीसरी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, कैसे होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाग में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। पहले थे आपकी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी आपकी थी अपघटन अभिक्रिया, और तीसरी अब जो है अभिक्रिया है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे विस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक की क्रियाशीलता दूसरे की अभिकारक की क्रियाशीलता से ज़्यादा होती है, अर्थात एक की क्रियाशीलता ज़्यादा दूसरे की क्रियाशीलता कम।
जो अभिकारक ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से जो अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो विस्थापन अभिक्रिया होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहले का नाम होता है एकल विस्थापन, दूसरे का नाम होता है द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में जो विस्थापन की घटना होती है, कोई एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, जैसा कि यहाँ रिएक्शन के रूप में एकल विस्थापन को प्रदर्शित किया गया है। FeCuSO4, यहाँ पर CuSO4 एक साथ होता है कॉपर सल्फेट के रूप में। अब आगे जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो जो Fe होता है वह Cu को SO4 से अलग कर देता है, अर्थात विस्थापित कर देता है। इस तरह से इस विस्थापित होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है FeSO4 और जो Cu था वो अलग हो चुका होता है। अब आगे जो है हम लोग चर्चा करेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में होता क्या है कि जो अभिकारक होते हैं उन दोनों अभिकारकों का आपस में विस्थापित होने की घटना होती है। यहाँ पर केवल एक विस्थापित हो रहा था अपने यौगिक के साथ, दूसरा केवल विस्थापित कर रहा था। दूसरे वाले में क्या होता है कि दोनों के हाफ हाफ जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ Ag के साथ NO3 जुड़ा हुआ है, यहाँ K के साथ Cl जुड़ा हुआ है। अब इसका NO3 इस जो है K के साथ और K का जो Cl होता है वो Ag के साथ जुड़ जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रोडक्ट में जो इसका हाफ है वो इसके हाफ के साथ जुड़ जा रहा है, यानी Ag के साथ Cl और K के साथ NO3 जुड़ जा रहा है। इस तरह से विस्थापन की जब घटना होती है जिसमें दोनों अवयव हाफ हाफ ब्रेक होते हैं और फिर नए कम्बिनेशन के साथ प्रोडक्ट के रूप में चेंज होते हैं, उसी को हम द्विविस्थापन के नाम से जानते हैं। आगे अगला जो क्रम है हमारा, तीसरा जो नंबर हम लोग अभी पढ़ रहे थे जिसका नाम था विस्थापन अभिक्रिया। अब जो चौथा रिएक्शन है उसका नाम है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब किसी भी रिएक्शन में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा का उत्पादन होता है तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा कि यहाँ रिएक्शन दिखाया गया है, C+O2 प्रोडक्ट CO2 के रूप में बन रहा है और इसमें जो है 94 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो साधारण से शब्दों में अगर अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादन होता है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिक्रिया कराने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न न हो बल्कि बाहर से ऊष्मा उसमें देने की आवश्यकता पड़े तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसा कि यहाँ पर N2+O2 ये दोनों आपस में मिलकर के NO के रूप में प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसमें बाहर से ऊष्मा देने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इसको -45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदर्शित की गई है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब ऊष्मा बाहर से देनी पड़े तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब जो है अगला इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो पांचवा जो रिएक्शन हमारा है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अगला पांचवी अभिक्रिया है जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जो है पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं और कैसे पहचानेंगे कि होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो कुछ पहचान यहाँ हमने लिखा है, जैसे कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है
तो ऑक्सीजन के योग होने की घटना ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है। और दूसरा अगर स्टेप इसमें देखा जाए तो जो ऋण विद्युतीय अवयव हैं उसमें वृद्धि होती है, हाइड्रोजन जो होता है वो अलग होता है, और धन विद्युतीय जो अवयव होते हैं उनके अनुपात में कमी होती है। इस तरह से जो है अगर इनमें से कोई भी घटना एक साथ देखने को मिलती है, अगर ऑक्सीजन का योग हो, ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो, हाइड्रोजन अलग हो और धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी हो, तो इन सभी सिचुएशंस में हम ये कहेंगे कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पर SnCl2 और फिर Cl2 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो यहाँ पर SnCl4 बन रहा है। यह एक एग्जाम्पल है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ZnCuSO4, यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu, ये एग्जाम्पल है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। और यहाँ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया गया है, तो सोडियम आयन के रूप में बन रहा है। ये भी एक रिएक्शन है किसका, ऑक्सीकरण का। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।